Hello, dear students. A very good morning to all of you. Good morning, everyone. चलिए जुड़िए सभी लोग, जल्दी से उठिए सभी लोग। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ जी सर, आप मंडे आने वाले थे ना? अच्छा, आपको रिवीजन के लिए मुझे टाइम देना था अपनी क्लासेस को बंद करके, ऐसा? चलिए, प्रीति उसमें तो कुछ है ही नहीं है बेटा, उसमें तो बस बहुत बेसिक सी मैकेनिज्म थी। अरे नहीं बेटा, पहले पीएनएस करना है। हर चीज जुड़ी हुई है, इसलिए कह रहा हूं जब तक पीएनएस नहीं होगा तब तक आगे की कहानी नहीं आएगी, इसलिए रुको। आज क्या पढ़ने वाले हैं? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंस, जब आपने एएनएस पढ़ा था मेरे बच्चों, एएनएस में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। यही पेरीफेरल नर्वस सिस्टम अगेन हमने देखा था दो पार्ट्स में, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जरा याद करिएगा और मुझे बताइएगा। जब हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखा था तो वहां पे हमने एक चीज बात किया था, दैट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मेनली रेगुलेट क्या क्या सर, हमारी स्मूथ मसल्स। इसमें क्या क्या आई थी? स्मूथ मसल्स आई थी, कार्डियक मसल्स की बात हमने यहां पे किया था, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी हमारे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी बात हमने यहां पे किया था। लेकिन बच्चों, क्या यहां पे स्केलेटल मसल्स आया था? आंसर है नहीं आया था सर, क्योंकि जो हमारा स्केलेटल मसल्स वाला पार्ट है वो एएनएस में नहीं आता है, क्योंकि एएनएस क्या था? वॉलेंट्री नहीं था, इनवॉलेंट्री था, मींस सेल्फ रेगुलेटरी था। लेकिन स्केलेटल मसल्स तो मेरी क्या है? वॉलेंट्री है ना, मेरी मर्जी। वो यहां पे आ रही है, ठीक। तो यहां पे जो हमारा ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, अब यहां पे हम क्या देखने वाले हैं? स्केलेटल मसल्स को देखने वाले हैं, ठीक। अब ये तो ठीक है सर, स्केलेटल मसल्स की बात याद आ गई, चलो अच्छी बात है। लेकिन ये स्केलेटल मसल्स भी अपनी मर्जी से तो नहीं चलती है ना। मैं यहां खड़ा हूं और पता चला मेरा पैर वहां चल के चला गया, स्केलेटल है सर, वॉलेंट्री है। अरे ठीक है, वॉलेंट्री है, लेकिन मेरा वॉलेंट्री है। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक नहीं जाएगा ना। मतलब इसके लिए भी हमारा रेगुलेशन कहां से आएगा? ब्रेन से ही तो आएगा, ब्रेन से ही आएगा। हाँ, यहां पे भी हमारा वही एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का ही रोल आएगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से आएगा, ठीक। तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक यही है, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट। अब आप बात करोगे सर ये बताइए, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट ही क्यों पढ़ रहे हैं, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो सर अब ऑब्वियसली हम जब बात करते हैं, हाँ बेटा उम्र से मैं कभी कभी अपनी भी नहीं सुनता है मसल्स। कब नहीं सुनता है कृष्णा? कब ऐसा हुआ था कि तुम लेटे थे और तुम्हारा हाथ जो है वो राइटिंग कर रहा था? खैर, हाँ। तो रीजन ये कि सर जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, जब उनमें ज्यादा समटाइम्स कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है तो वहां पे क्या होने लग जाता है जी, हमें उसको क्या करना पड़ता है? रिलैक्स करना पड़ता है। सो स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट, दीज आर द ड्रग विच मेनली एक्ट पेरीफेरली और सेंट्रली। हम दोनों की बात करेंगे, या तो ये हमारे पेरीफेरली पे काम करेंगे या सेंट्रली पे काम करेंगे, लेकिन फिर वही कहानी आएगी सर, जब तक आप स्केलेटल सॉरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एनाटॉमी में पढ़े हो ना सर, पैरालिसिस टाइम में कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए ना। आ रहा हूं बेटा, ऐसा नहीं, वहां पे हमारे लिए अलग है, वहां पे भी दिया जाएगा कुछ। पहले इधर सुनो, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एनाटॉमी में क्या आप लोगों ने मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस पढ़ा है? कैसे क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, कोई बात नहीं, एसिटाइल कोलिन फर्दर हमारा यहाँ पे एनएम टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, डीपोलराइजेशन कॉज कराता है, डीपोलराइजेशन कॉज होगा, सोडियम अंदर जाएगा, डीपोलराइजेशन होगा। उस डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा? इनसाइड द सेल हमारा कैल्शियम आयन रिलीज होगा, और वो कैल्शियम आयन फर्दर वहां पे एक्टिन मार्सिन लाइट चेन काइनेज को हमारा एक्टिवेट करेगा। फिर एक्टिन और मार्सिन फाइब्रिन का आपस में हमारा कॉन्ट्रेक्शन होगा, वहां पे एच बॉन्ड, आई बॉन्ड, जेड बॉन्ड, कुछ ऐसा। ये बेसिक सी चीजें आपने आई होप एनाटॉमी में नहीं पढ़ा है। नहीं तो बेटा अगर नहीं पता है तो इसको एक बार पता कर लीजिए, सर ने पढ़ाया होगा, मुझे पक्का है, ठीक है। मैं यहाँ पे एनाटॉमी नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, फिर इधर आ जाओ। स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट, दीज आर द ड्रग व्हिच एक्ट मेनली पेरिफेरली, पेरिफेरली खासतौर पर कहां पे? हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, या फिर मसल्स फाइबर की बात किया जाएगा। और इट्स आल्सो एक्ट एज अ सेंट्रली, और इनका मेन टारगेट यही होगा कि जो हमारी मसल्स हैं उनको क्या कराएं? रिलैक्स कराएं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे। यही तुम्हारा मेन टारगेट है।
सो दीज ड्रग आर यूज्ड विद एनेस्थीसिया। अब सर इसके कई जगह यूज होंगे, एक तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, पेन हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है, तब कर सकते हैं, या जब एनेस्थीसिया सर्जरी कभी देना होता है, कहीं सर्जरी करना है और सर्जरी करने के लिए मसल्स का रिलैक्स होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आप सर्जरी करने के लिए डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दिया और लेटा दिया और पता चला सारी मसल्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं, रिलैक्स चाहिए तभी प्रॉपर सर्जरी हो पाएगी। सो फॉर द एब्डोमिनल वॉल मसल्स दैट ऑपरेटिव मैनिपुलेशन बिकम इजी, वहां पे ऑपरेशन इजी हो सके इसलिए स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट दिया जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा जो सिचुएशन है रिलैक्स की सिचुएशन है, मसल्स रिलैक्स हैं। अब वही चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और यही जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, दर्द वगैरह होने के चांसेस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ही आता है। अब देखो इसमें पीएनएस टॉपिक में स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट और लोकल एनास्थीसिया आता है। स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक होता है और वो है क्लासिफिकेशन, और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जहां से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। तो पहले मैं कहना चाहूंगा आप मेरे साथ एक बार पहले क्लासिफिकेशन पे फोकस करिए। चलो, जैसा कि हमने बात किया कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट होंगे ये दो क्लासेस में होंगे। पहला हमने क्या बात किया, दे एक्ट पेरीफेरली। कहां पे काम कर रहे हैं, पेरीफेरल पे काम कर रहे हैं। और या फिर हमने बात किया कहां पे काम करेंगे, सेंट्रल पे काम करेंगे। अब अगर पेरीफेरल पे काम कर रहे हैं तो पेरीफेरल में भी कहां पे काम कर रहे हैं, अब ये दो टाइप से हो सकते हैं। या तो ये हमारे काम करेंगे कहां पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, और या फिर डायरेक्ट ऑन द मसल्स, या फिर डायरेक्टली काम करेंगे। ठीक, अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करना है तो भी दो तरीके हो सकते हैं। अब आपको पता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रिसेप्टर क्या होता है, जरा याद करिएगा, एएनएस में हमने ये पढ़ा है कि सर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हमारा एनएम रिसेप्टर प्रेजेंट होता है कि नहीं। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी दो तरीके से काम हो सकते हैं। एक जहां पे हम बात करेंगे कि हमारे एनएम रिसेप्टर को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कॉम्पिटिटिव ब्लॉक किया जाए। कैसे, कॉम्पिटिटिव ब्लॉक किया जाए, यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर, या इसी को हमारा बोला जाता है नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर। अभी मतलब समझेंगे इसका क्या होता है, नॉन डिपोलराइजिंग, डिपोलराइजिंग, इनकी बात आएगी। ठीक, ये तो हो गया कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर, नॉन डिपोलराइजिंग। वही दूसरा हमारा क्या आता है, पेज नंबर। अरे भैया इनको पेज नंबर बताओ यार। दूसरा कॉम्पिटिटिव की जगह दूसरे कैसे काम कर सकते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर आएंगे, या इसी को बोल दिया जाएगा डिपोलराइजिंग ब्लॉकर बोल दिया जाएगा। अब इतना खाली समझ के चलना, पेज नंबर 61 मॉड्यूल नंबर 4। ठीक है, चलो अब इतना खाली इसमें समझ लीजिएगा कि नॉन एक ही जगह लगाना है। चाहे नॉन डिपोलराइजिंग अगर लगा दिए तो यहां नॉन मत लगाना, और अगर यहां नॉन लगा दिए तो यहां मत लगाना, लेकिन यानी नॉन एक ही होगा। अरे नान खाने जाओगे एक ही नान में पेट भर जाएगा। तो हमने बोला कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर मींस नॉन डिपोलराइजिंग, नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर मींस डिपोलराइजिंग। हमने बोला नॉन एक ही तरफ लगेगा, एक ही में, कंफ्यूजन नहीं। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चों कभी कभी हम क्या करते हैं ना, हम ऐसा याद करते हैं कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर, पेरिफेरली एक्टिंग, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है टुवर्ड्स द नॉन डिपोलराइजिंग। अब बच्चा कंफ्यूज कि कॉम्पिटिटिव नॉन डिपोलराइजिंग था कि नॉन कॉम्पिटिटिव नॉन डिपोलराइजिंग था, तो वहां पे कंफ्यूजन आने लग जाता है। इसलिए मैंने बोला नॉन एक ही जगह पकड़ लेना। ओके, अब हमारे पास क्या आ गया, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर। ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर अगेन हमारे तीन क्लासेस में आ जाएंगे। कौन कौन से, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग की बात किया जाएगा। आपके ही साथ हुआ था, हाँ भैया मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं याद कर, याद है मुझे। हाँ, कब का पेपर था, ड्यूरिंग माय मास्टर्स मैंने पेपर दिया था जीपैट का 2012 में। हाँ 2012 में इसका क्वेश्चन था, हमने पढ़ा था कॉम्पिटिटिव, पूछ लिया गया था नॉन डिपोलराइजिंग, हम कंफ्यूज। शॉर्ट, तो भैया मीवा एक लड़की है, उसकी हाइट थोड़ी छोटी है, शॉर्ट है, हमने बोला मीवा क्यूरियम याद करना। यहां पे जितने भी आपकी ड्रग आएंगी कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर में, ये सब क्यूरियर डेरिवेटिव होंगे, तो सब में आपको क्यूरेरिन, क्यूरियम, कुछ ऐसा वर्ड जरूर मिलेगा। तो हमने पहला बोला मीवा क्यूरियम। और इंटरमीडिएट पे क्या बनता है, कर्व बनता है। इंटरमीडिएट पे क्या बनता है, कर्व बनता है, सिस एट्राक्यूरियम। अरे अरे अरे, कुछ जानी पहचानी लग रही है क्या निकेत, साक्षी, सदाब, कुछ जानी पहचानी लग रही है यार। एक्ट्राक्यूरियम, सिस एक्ट्राक्यूरियम, अरे बताओ ना यार। हॉफमैन एलिमिनेशन, हाँ जी सर, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के थ्रू इनएक्टिवेशन जी। तो सिस एक्ट्राक्यूरियम, एक्ट्राक्यूरियम। नेक्स्ट रोक्यूरोनियम एंड वीक्यूरोनियम, ये हमारी आ जाएंगी कर्व के अंतर्गत आएंगी। और लॉन्ग एक्टिंग क्या है भैया, मेरी जो पेनड्राइव है ना, मेरे पेनड्राइव का लॉन्ग एक्टिंग होना चाहिए। पीडीपीडी की बात किया जाएगा, यानी पैनक्यूरोनियम, डॉक्साक्यूरियम, पाइपेक्यूरोनियम, डी ट्यूबोकुरेरिन, ये पीडीपीडी की बात किया जाएगा।
तो मीवा कर्व और पीडीपीडी, बोलो मेरे साथ, मीवा कर्व पीडीपीडी, कंफ्यूजन ही नहीं है कोई इधर उधर जाने का। और डीपोलराइजिंग ब्लॉकर की जब बात करोगे तो कौन सी ड्रग याद आएगी? सक्सिनाइल कोलिन, जैसे एसिटाइल कोलिन वैसे ही सक्सिनाइल कोलिन। और वी कैन ऑल्सो राइट डाउन द डीकामिथोनियम, ये भी हमारे यहां पे आ जाएंगी नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर में। डीकामिथोनियम की बात करोगे, जैसे सक्सिनाइल कोलिन को सक्सामिथोनियम बोलते हो, वो यहाँ पे डीकामिथोनियम आ जाता है। हाँ जी, मीवा कर्व पीडीपीडी। बस डायरेक्ट एक्टिंग की बात किया जाएगा। अब नाम इंडिकेट कर रहा है, देखो ये वाली ड्रग कहां काम कर रही थी? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे एनएम रिसेप्टर पे कर रही है, लेकिन इनका रिसेप्टर से मतलब नहीं है, डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द मसल्स, ये डायरेक्टली मसल्स पे काम करेगी। तो यहां पे हमारी दो ड्रग आती हैं, कौन सी? और कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया, अभी लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, डेंट्रोलिन सोडियम एंड क्विनिडिन की बात किया जाएगा। दीज आर द डायरेक्ट एक्टिंग स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट, डेंट्रोलिन सोडियम एंड क्विनिडिन की बात किया जाएगा। क्लिनिकली यूज नहीं होता, किसने बोला? चलो, तो आई होप पेरिफेरल वाली ड्रग आपको मिल गई। हाँ जी, नेक्स्ट सेंट्रली एक्टिंग। अब सेंट्रली एक्टिंग कई जगह से उठ के आएंगी, ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं है। जरा मुझे आप लोग बताना, कभी आप लोगों को मसल्स क्रैम्प हुआ हो, मसल्स पेन हुआ हो और अचानक से दर्द हुआ हो, तो क्या आप लोगों ने कोई एमआर करके, कोई एमजेड करके कोई ड्रग खाई है क्या? अरे क्विनिन यार, क्विनिडिन लिख दिया क्या, सॉरी, क्विनिन। हाँ जी, अरे जीरो डॉल एमआर करके आती है, हाँ, और भी देखोगे तो मिलेगी, बट खैर इतना जी। तो सेंट्रली एक्टिंग में हमारी अगेन यहां पे हमें 4 क्लासेस मिलेंगे। सबसे पहले मिफेंशिन डेरिवेटिव, ये मिफेंशिन कॉन्जेनर है, जहां पे हमारे मिफेंशिन, क्लोरजोक्साजोन, क्लोरमेजानोन, ये सारी हमारी ड्रग आती है मिफेंशिन डेरिवेटिव। दूसरी यहां पे आप बात करोगे आपकी बेंजोडाइजेपिन में, और बेंजोडाइजेपिन में केवल एक ही ड्रग आती है, दैट इज डायजेपाम, बस इसके अलावा कुछ नहीं। सेंट्रली एक्टिंग की बात चल रही है, सब ब्रेन में होगा। बेंजोडाइजेपिन के बाद यहां पे आता है गाबा, हाँ जी, लेकिन यहां पे जो गाबा आता है ना, वो कौन सा गाबा है? गाबा बी है। अभी जब सीएनएस में मेरे साथ सेडेटिव और हिप्नोटिक्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ये गाबा बी एगोनिस्ट यहां पे दिया जाता है। बैक्लोफेन की बात किया जाएगा, गाबा बी एगोनिस्ट में बैक्लोफेन। देन आपकी यहां पे आएगी सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगोनिस्ट, लेकिन सिंस ये अल्फा 2 ब्रेन में है, तो यहां पे हमारा क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा की बात नहीं करेंगे, यहां पे हमारी अलग ही ड्रग आती है, दैट इज टिजानिडीन की बात किया जाएगा। इट्स नॉट क्लोनिडिन, इट्स नॉट मिथाइल डोपा, इट्स टिजानिडीन की बात आती है। हाँ, बाकी अदर में आपकी पल्सकोसाइड्स वगैरह सारी ड्रग आएंगी। चलो एक बार आपको ड्रग दिखा दूं। अब इतना सर मसल्स में कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करेगी ड्रग, ये लिखा है बेटा। अब अगर आप इसकी बात कर रहे हो, डायरेक्ट एक्टिंग ऑन द मसल्स की बात हो रही है, तो सर ये रिसेप्टर पे काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर रिसेप्टर पे ही काम करना था, अगर रिसेप्टर पे ही काम करना था, फिर डायरेक्ट एक्टिंग क्यों? ये अगर अभी आप चलोगे मेरे साथ देखोगे, डेंट्रोलिन सोडियम में हम एक पॉइंट जरूर रखेंगे, राइनोडिन रिसेप्टर की बात लाएंगे। क्यों लाएंगे सर? क्योंकि अगर डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द मसल्स है, तो वहां पे हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि हमारा वो कैल्शियम आता कहां से है। इसलिए तो मैंने बोला मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए जी। तो वो हमारा कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसे आता है, और अगर आता है तो वहां राइनोडिन रिसेप्टर क्या करता है, तो अभी इसके मैकेनिज्म में जब चलोगे तब सब देखने को मिलेगा। टॉल पेरिसन बेटा ब्रांड नेम, मैं वैसे कहता हूं ब्रांड पे मत जाना। चलिए अब एक बार जरा नजर डाल लो क्लासिफिकेशन, मैंने बोला फिर बोला बेटा जरूरी है, हल्के में मत लेना। पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, डायरेक्ट एक्टिंग ऑन द मसल्स। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट अगेन हमने बोला दो टाइप से, नॉन डिपोलराइजिंग या कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर, डिपोलराइजिंग या नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉन डिपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर में हमने क्या पढ़ा था? 3 क्लासेस, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट, लॉन्ग एक्टिंग। क्या याद कराया? मीवा। यहां पे क्या याद किया? कर्व। अरे अब तो बोल लो यार, ये तो रट गए होगे। सिस एट्राक्यूरियम, एट्राक्यूरियम, रोक्यूरोनियम, वीक्यूरोनियम, ट्रेपाक्यूरोनियम, खत्म। कर्व। और यहां पे क्या बोला था? जी सर, पीडीपीडी, पाइपेक्यूरोनियम, डॉक्साक्यूरियम, पैरक्यूरोनियम, डिट्यूबोकुरेरिन हो गए हमारे पीडीपीडी की बात किया जाएगा। जबकि जब हमने डीपोलराइजिंग ब्लॉकर में क्या देखा? सक्सिनाइल कोलिन एंड डिकामिथोनियम। डायरेक्ट एक्टिंग स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट में हमने डेंट्रोलिन सोडियम एंड क्विनिन की बात किया गया। चलेगा? सरफराज भैया कोई अगर ऐसी जड़ी बूटी होती, आप मुझसे कहते, मैं उसका घोल बना के आपको पिला देता, बट अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार में नहीं हमें समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार उसको देख लें, फिर से उसको एक बार देख लें, टेस्ट दे लें, कोई डाउट है उसको हम क्लियर कर लें, लेकिन पहले पढ़ तो लो।
मैं बार बार कहता हूं यार, मैं एक ही चीज पे फोकस करता हूं कि अगर आप मेरे क्लास में हैं और ढंग से मेरी बात सुन रहे हैं तो आधी से ज्यादा चीजें मैं आपको क्लास में ही याद कराने की कोशिश करता हूं। अगर आप मेरे साथ यही चीज बार बार जो मैं बोल रहा हूं ना, अगर आप मेरे साथ रिपीट कर रहे हो तो बताना कि ये क्लासिफिकेशन आपके माइंड में नहीं गया। आधा से ज्यादा तो आपके माइंड में ये क्लासिफिकेशन अभी बैठ गया होगा, और क्लास के बाद अगर थोड़ा सा और आपने टाइम दे दिया फिर तो ये ऑन टिक हो जाएगा यार। लेकिन भाई करना पड़ेगा। अब आप लोग मुंह बंद करके बैठे हैं, हाँ 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 सर हाँ, तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना मेरे बच्चे। सर मेरा ऑप्शन के बिना आंसर नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अभी ऑप्शन पे जाने दीजिए। बिना ऑप्शन के तुम आंसर दे, अरे तुम तो छोड़ो, मैं नहीं दे सकता भाई। अरे क्वेश्चन आपने पूछा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर देने वाले को दिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन घुमा के होते हैं, वहां पे ऑप्शंस की जरूरत होती है। सर एनेस्थीसिया में भी तो डिपोलराइजेशन होता है। अभी उधर नहीं जाने का मयूर, इधर रहने का बेटा। अब बेटा बैकलॉग बनाओगे, रिवीजन नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो बताओ फिर मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या ये तो मैं सबके घर पे आके आपके बेड के बगल में मैं अलार्म बन के बैठ जाऊं, आपको उठाऊं, बताऊं, समझाऊं? कैसे काम चलेगा? अच्छा, क्या मजाक बना रहे हो, खेल बना रहे हो? क्या रे सर जीपैट तो मजाक ही है। मैं फिर कह रहा हूं और बार बार कहता हूं कि बेटा ये मजाक नहीं है। आज तुम्हें हंसी मजाक लगेगा, आज तुम्हें सब ओके लगेगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है ना, और उस दिन जब थोड़ा सा ऊपर नीचे रिजल्ट दिखता है ना, उस दिन ना सारी टिप टिप गुम हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है, अभी भी संभल जाओगे तो कुछ बन जाओगे। बार बार कहता हूं, समय की कद्र अगर आप करोगे तो समय आपको जरूर कद्र कराएगा। बेटा इतना सारा याद तो करना पड़ेगा बेटा। ऐसा कोई चीज नहीं मैं कह दूं कि नहीं बेटा इसको मत याद करो। अच्छा एक काम करो, तुम खाली जनरल पढ़ लो, बाकी फार्माकोलॉजी छोड़ दो। अगर ऐसा कहने से काम चल जाए तो मैं कह दूं बेटा। देखो मैं फिर कहता हूं, हर बार एक ही चीज पे आता हूं। ये जो 24 आवर है ना, दैट इज इक्वल फॉर एवरीवन। जो याद रखना फर्स्ट रैंक लाएगा उसके पास भी वही 24 आवर्स हैं। जो अंडर 100 रैंक लाएंगे उसके पास भी वही 24 आवर्स हैं। जो 1000 रैंक लाएंगे उसके पास भी वही 24 आवर्स है। और जो नॉन क्वालिफाइड होंगे उनके पास भी वही 24 आवर्स होंगे। खाली फर्क कहां पड़ेगा? यूटिलाइजेशन पे, टाइम मैनेजमेंट पे, प्लानिंग पे, वो जरूरी है। समझ में आ रही बात? डिलीशियंस ये वाला तो मैं देखना ही नहीं चाहता हूं अपने बच्चों के साथ, मुझे यही चाहिए। अच्छा 5 क्लास मैनेज नहीं होती, क्या चाहते हो मैं रोक दूं? चलो मोटिवेशनल सेशन प्लान कराता हूं बेटा। होता है बेटा, एमआर में होता है, इधर आओ। सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट। इंपॉर्टेंट 3 सब्जेक्ट कौन से हैं? बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, लिख लो। फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। चलिए, मिफेंशिन कॉन्जेनर, कैरिसोप्रोडॉल, क्लोरजोक्साजोन, क्लोरमेजानोन, मेथोकार्बामोल, ये हमारे आते हैं मिफेंशिन डेरिवेटिव। जी, बेंजोडाइजेपिन, डायजेपाम, गाबा डेरिवेटिव, बैक्लोफेन एंड थायोकॉल्चिकोसाइड्स एंड सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगोनिस्ट टेजानिडीन की बात किया जाएगा। सर ये हमारे क्या हैं? सेंट्रली एक्टिंग। इनका पेरिफेरल से मतलब नहीं है, इनका हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एनएम रिसेप्टर से मतलब नहीं है, मसल्स से मतलब नहीं है। सब कहां काम करेंगे? सेंट्रली वर्क करेंगे, इसलिए सेंट्रली एक्टिंग की बात किया जा रहा है। तो इसलिए मैं आप सभी से एक बार उम्मीद करूंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है? सब रिवीजन के लिए परेशान हो, मैं कहता हूं चलो रिवीजन ही कर लो, आज हल्का ही रहने दो। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा बच्चों, पढ़ लो, बस एक ही चीज है, पढ़ लो। अगर आज पढ़ लोगे तो भविष्य एक अलग डायरेक्शन में होगा। फिर कहता हूं थोड़ी सी चीजें आसान होंगी, पढ़ लो, मेहनत कर लो। चलो ठीक है, और देखना बेटा शिवेंद्र मिलेगा।